हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। हो गया नीट 2026। सारी चीज़ें देख ली आपने, क्या होना था, क्या एक्सपेक्टेशंस थे। पेपर लग रहा था बहुत टफ आएगा, फिजिक्स बहुत टफ आएगी। लास्ट में बहुत सारे लोगों ने बहुत मैराथन भी ज्वाइन किए, बहुत कुछ आपने किया, साल भर बहुत मेहनत करी। बट पेपर अल्टीमेटली जैसा उम्मीद थी कि मॉडरेट लेवल का आएगा, मॉडरेट लेवल का ही आया। फिजिक्स जितनी टफ पहले से ही समझ में आ रहा था कि नहीं आएगी, वो एक्सेप्शनल पेपर था 2025 का। इस बार भी पेपर टफ नहीं आया, ठीक है। पेपर उतना भी इजी नहीं आया जितना लोग बोल रहे हैं, लेकिन उतना टफ भी नहीं आया। मैंने पहले से बोला हुआ था कि पेपर होने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना। 2-4 दिन के बाद जब चीज़ें थोड़ी ठंडी होने लगती हैं तब समझ में आता है कि पेपर का एक्चुअल लेवल क्या था, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे लोग आते हैं, 90% लोग सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं। इफ़ यू वांट अपडेट फ्रॉम माय साइड प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड अगर इस टाइम पर आप किसी भी मुसीबत में हो, प्रॉब्लम हो, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, t.me/Dr. सौरभ जैन एम्स, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे टाइम लगता है लेकिन सारे बच्चों को मैं रिप्लाई कर देता हूँ, पर्सनली रिप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे मैसेज कर लेना अगर कोई चीज़ आपको लग रहा होगा सर मुझे कुछ डाउट है, मुझे कुछ पूछना है आपसे। जो मेरे बस में होगा, जितना मैं हेल्प कर पाऊँगा उतना मैं कर दूँगा। ओके, सबसे पहली बात अपन बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है। अलग अलग कोचिंग्स अलग अलग कट ऑफ बता रही हैं, और जो है कहीं पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं लोग। एक ही कोचिंग के 4 अलग अलग टीचर 4 अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं। कोई 650 बोल रहा है, कोई 630 बोल रहा है। पहले कल 616 थी कट ऑफ, आज शायद कुछ और बोल रहे हैं। ओके, एंड जो ढंग के लोग हैं ना, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, वो कह रहे हैं 600 के आसपास। जब मैंने पहली बार कट ऑफ बोली थी, फर्स्ट डे जब मैंने लाइव लिया था, तभी मैंने बोला था कि कट ऑफ जो है, जो पिछले साल थी उससे 50 से 60 नंबर ज़्यादा होगी। मतलब मान लो अगर पिछले साल ऑल इंडिया की कट ऑफ थी 530 नंबर, तो इस साल 60 नंबर ऊपर आप मान लो तो 590 नंबर के आसपास की कट ऑफ होगी। और अभी भी मैं अपने बात पर हूँ, 590, 10 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। 600 तक ज़्यादा से ज़्यादा चली जाएगी। ऑल इंडिया की कट ऑफ में बोल रहा हूँ। स्टेट्स की कट ऑफ जो थी लगभग ऑल इंडिया से उतनी ही नीचे या उतनी ऊपर या उतने के आसपास ही रहेगी जितनी पहले थी, क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे भी उतनी हैं। पेपर इन कंपैरिजन टू 2025 ईजी था, लेकिन 2024 के कंपैरिजन में पेपर टफ था, ठीक है। और हमारे पास टाइम भी यहाँ पर कम था, तो वो सारे फैक्टर्स भी हमको कंसिडर करने हैं। इसलिए कट ऑफ्स जो है ना, वो विथ टाइम चेंज होती रहेंगी। रैंक प्रोडिक्टर भी जो कोचिंग्स ने दे रखे हैं वो भी उतने सही नहीं हैं। तो इसलिए आपको इन सब चक्करों में फंसने की बजाय 2-4-10 दिन अभी ना बिल्कुल दूर हो जाओ यूट्यूब से, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती ही रहेंगी, ठीक है। और एक चीज़ मेरे को जो समझ में आई, जो कल से मैं सोच रहा था कि क्यों कोचिंग्स कट ऑफ ज़्यादा बता रही हैं, जितना एक्सपेक्टेड उससे ऊपर क्यों जा रही हैं। तो देखो यार, 2 चीज़ें हैं उसमें। पहला, एक तो कोचिंग को सेफ प्ले करना है, क्योंकि क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि पूरे इंडिया के लोग उनको देख रहे हैं और उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो ना सेफर साइड होकर के थोड़ा सा ऊपर ही बताएंगे कट ऑफ, क्योंकि उनको भाई अपनी नाक बचा के चल रही है। कल को कट ऑफ अगर मान लो बहुत नीचे चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ और ऊपर चली जाएगी तो उनको लगेगा ना कि भाई हमने तो कट ऑफ कम बताई थी, कट ऑफ तो ऊपर चलेगी। दैट्स वाई एक चीज़ तो यह कि सेफर साइड खेलने के लिए जितना उनको पता होता है कि मान लो 600 नंबर कट ऑफ है, तो वो 610 615 ही बोलेंगे, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आई कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कट ऑफ कम बनाना कोई सेंस मेक नहीं करता। क्योंकि क्या होगा, अगर कट ऑफ कम बोल देंगे तो बच्चे कहेंगे ठीक है मेरा तो हो गया सिलेक्शन, घर बैठेंगे। जितना बच्चा कंफ्यूज रहेगा उतनी जल्दी वो सोचेगा कि नेक्स्ट ईयर मुझे ड्रॉप लेना है कि नहीं, और कोचिंग में जाकर एडमिशन लेगा, और बिजनेस तो वहीं से आना है। सो एक बहुत बड़ा कारण मुझे ये भी लगता है कि कट ऑफ ज़्यादा बोलने का एक कारण ये भी है इंस्टीट्यूट्स का, कि वो चाहते हैं कि बच्चे या तो कन्फ्यूज रहें या आकर के कोचिंग में एडमिशन लें। क्योंकि सोचो ना, अभी रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, काउंसलिंग प्रोसेस हर साल डिले हो जाती है, 2-2 3-3 4-4 महीने हो सकता है काउंसलिंग ही चले। तब तक क्या करेंगे ये लोग? तो उन्हें एडमिशन तो चाहिए ना। दैट इज़ मे बी वन ऑफ द रीज़न, इट्स जस्ट माई थिंकिंग, बट मे बी वन ऑफ द रीज़न कि इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा बताई जा रही है। तो जिनकी कट ऑफ, जिनको लगता है कि बहुत हाई वो हो रही है कट ऑफ, जो हमको लग रहा है कोचिंग्स की हाई हो रही है, उसका एक वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, आते हैं अलग अलग लेवल के बच्चे, आपका पेपर में कैसा हुआ, क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका पेपर अच्छा गया, ठीक है। जिन लोगों का पेपर अच्छा चला गया है, जिनके ऑलरेडी 600 क्रॉस कर रहे हैं, 620 क्रॉस कर रहे हैं, जिनको बहुत श्योर है कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, उनको मैं सलाह दूंगा कि भाई हवा में बहुत ज़्यादा उड़ो मत। पहली बात तो अपने नंबर दुनिया भर को मत बताओ, चुपचाप रहो, अपने घर बैठो, काउंसलिंग रिजल्ट आने का वेट करो और काउंसलिंग का वेट करो, ठीक है। ये टाइम है, रिलैक्स करो, घर वालों के साथ टाइम एंजॉय करो। तुमने 2-3 साल बहुत मेहनत करी होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये देख लो कि तुम्हारे रैंक पर तुमको अप्रॉक्सीमेटली देख लो कि स्टेट में या गवर्नमेंट से या ऑल इंडिया से क्या कॉलेज मिलेगा। कॉलेजेस जाकर के अगर खुद विजिट कर सकते हो तो देख लो, जो भी कॉलेज तुम्हें मिल रहा है, जो उस कॉलेज के और सीनियर्स हो उनसे बात करो, थोड़ा सा देखना शुरू कर दो कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की पढ़ाई कैसी होती है, क्या होती है। एंड सबसे बड़ी बात ये, अगले जो 2-3 महीने हैं जब तक काउंसलिंग चलेगी, तब तक अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ नए कोर्सेज ज्वाइन कर लो, एक ऐसी चीज़ें जो आपको आगे चल के लाइफ में एडवांटेज देंगे, ठीक है। ये मत सोच के चलना कि तुमने नीट का एग्ज़ाम निकाल लिया तो अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई। अपने स्किल्स हरदम
आगे के लिए डेवलप करते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक है फोटोग्राफिक मेमोरी, आप सीख सकते हो, या यूडेमी पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। प्लीज़ लर्न न्यू थिंग्स बिकॉज इट विल हेल्प यू ए लॉट इन द अपकमिंग टाइम, क्योंकि आने वाले टाइम में अब आपकी दुनिया कंप्लीटली चेंज होने वाली है। कोचिंग की दुनिया के कंपैरिजन में और जो आप अभी नीट की तैयारी कर रहे थे उस कंपैरिजन में कॉलेज की दुनिया बहुत अलग होती है। फर्स्ट ईयर वालों से पूछ के देखना। सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग टाइम एंड यूज़ दिस टाइम ब्यूटीफुली, ठीक है। एंड इसके अलावा लाइफ में और अदर ऑप्शंस भी देखो कि एमबीबीएस के बाद आप क्या करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एमबीबीएस के बाद एमडी करना चाहे। अगर तुम्हारा मन किसी और चीज़ में, यूपीएससी में जाने में है, एमबीए करने का है, वॉट एवर योर माइंड इज़, थोड़ा सा अपने आप के बारे में समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा मन किस चीज़ में है और तुम्हें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। अब बात आते हैं उन लोगों पर जिनका मुझे पता है कि कट ऑफ लटक रही है, जिनको लग रहा है कि उनका होगा नहीं होगा क्या होगा। देखो, चाहे तुम्हारा हो रहा हो नहीं हो रहा हो, पहली बात तो कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते का रेस्ट लेना है। पढ़ाई एकदम से शुरू नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करो, वॉच करो, सिचुएशन क्लियर हो जाने दो, क्योंकि हर दिन कोचिंग्स अपनी कट ऑफ अलग अलग बता रही हैं। रिलैक्स करो, क्योंकि अगर से फॉर एग्जांपल तुम ड्रॉप लेते हो, नहीं लेते हो, तुम्हारा सिलेक्शन होता है नहीं होता, कुछ भी करते हो, तुमने इतना लंबा मेहनत करी है, यहाँ तक तुम पहुँच गए हो, तो ये टाइम तुम डिजर्व करते हो कि कुछ दिन तुम बैठ करके रेस्ट तो करो। सो जस्ट वेट, वॉच, रिलैक्स। अगर तैयारी शुरू करने का तुम्हारा बहुत मन करता ही है कि नहीं मैं तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो अगले साल तो मैं और बहुत अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट होऊंगा, तो प्रिपरेशन शुरू करना, लेकिन कुछ दिन के बाद, तुरंत शुरू मत करना, रश नहीं करना चीज़ों में। और अगर बाई चांस मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, मान लो सेकंड थर्ड राउंड तक तुम्हें उम्मीद है कि सीट मिल जाएगी, लेकिन अगर काउंसलिंग प्रोसेस बहुत लंबी खिंच जाती है सितंबर अक्टूबर तक, तो वेट मत करते रहना भाई, मेरे ड्रॉप लेने का या तो सोच लेना या तैयारी वापस से शुरू कर देना। क्योंकि कई बार काउंसलिंग प्रोसेस बहुत लंबी खिंचती है, लास्ट में जाके अक्टूबर नवंबर में लोगों को समझ में आना शुरू होता है कि अब सीट नहीं मिल रही, फिर उनको तैयारी करनी शुरू करनी पड़ती है। बिकॉज तुम इन बिटवीन हो, तुम यहाँ तक पहुँच गए और बहुत अच्छे पोजीशन में हो कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे, या तो इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो हो ही जाओगे। सो प्लीज़ काउंसलिंग प्रोसेस अगर डिले होती है तो उस चक्कर में अपनी पढ़ाई डिले मत करना, क्योंकि ना ये गवर्नमेंट के काम है भाई, काम डिले हो जाते हैं, कभी कभी कोर्ट में केस चला जाता है, चीज़ों में स्टे लग जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं। काउंसलिंग इज़ नॉट अ रिलायबल प्रोसेस, काउंसलिंग में टाइम लगता है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा है, पिछले कम से कम 10 साल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि भाई गवर्नमेंट लेना है या फिर प्राइवेट का, कि प्राइवेट ले सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के, कई बच्चों के मैसेज मेरे पास आते हैं कि जैसे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम तो प्राइवेट में एडमिशन ले लो, दोबारा ड्रॉप मत लो, ठीक है। तो देखो, इस पर मैं ना अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वैसे इन सारे टॉपिक्स पर मैं अलग से बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, उन लोगों के लिए भी जो सिलेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए जो अभी बीच में लटके हुए हैं, और उन लोगों के लिए भी जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से गवर्नमेंट आपको मैं लेना है या प्राइवेट लेना है, ये भी मैं इस पर भी अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, प्राइवेट तभी लेना जब तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन हो प्राइवेट लेने लायक। मतलब अगर तुम पर फाइनेंशियल बर्डन कल को आएगा कि तुम बहुत सारा लोन लेकर के पैसा लगा करके पढ़ रहे हो, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स पर कल को बहुत ज़्यादा लोड आएगा, तो प्राइवेट में एडमिशन मत लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे होते हैं। जो नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खुल रहे हैं टायर 3 सिटीज़ में, छोटे छोटे शहरों में, उन कंपैरिजन में जो ओल्ड आपके स्टैब्लिश्ड प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़े शहरों में होते हैं, शहर का भी आपको एडवांटेज मिलता है। मोस्ट ऑफ द पढ़ाई ऑनलाइन ही होती है। गवर्नमेंट जो आपके वेल एस्टेब्लिश्ड पुराने कॉलेज है, उन कंपैरिजन में तो प्राइवेट कॉलेज इतने जो नए हैं अभी उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट कॉलेज इतने ख़राब भी नहीं है कि वहाँ से आप एजुकेशन ले ना सको। एक्सेप्शनली कुछ कॉलेजेस जो बहुत ही ख़राब है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज ठीक ठाक है, वहाँ से आप कर सकते हो अपना एमबीबीएस अगर आप चाहते हो तो। और इन फ्यूचर आप किसी अच्छी जगह से पीजी करने का सोच सकते हो। जैसा मेरा एजुकेशन एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हुआ था, मैंने एमबीबीएस अपना प्राइवेट कॉलेज से किया हुआ है, पर मेरा कॉलेज ठीक था, अच्छा था, एंड आई डिड माई पीजी फ्रॉम एम्स दिल्ली। सो ये इतना गैप भी आप कवर कर सकते हो अगर आप अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली प्लान आउट करते हो, स्टार्टिंग से आप एमबीबीएस के टाइम पे लेकर के चलते हो कि आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो उसमें आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। सो अगर आपका पैसा आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ड्रॉप लेने के बजाय प्राइवेट पे भी जा सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो एन इक्वली गुड चॉइस, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब आते हैं उन बच्चों पे जिनको पता है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, कि जिसके 300 नंबर आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, जिनको पता है कि उनके कहीं से कहीं तक कट ऑफ क्रॉस नहीं होने वाली है। इन बच्चों का के मन में अब 2 चीज़ों में डायलेमा है कि ड्रॉप लें या ना लें। तो देखो बच्चों, अगर आपके 2 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं, आप 2 ड्रॉप में पूरी मेहनत कर चुके हो, पूरी अपने अंदर से सब कुछ लगा चुके हो, और तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मे बी इट्स टाइम टू चेंज द फील्ड। हो सकता है कि आपका मन इस फील्ड में ना हो। अगर आपने ड्रॉप लिए हैं लेकिन आपने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, आप अपना साल लगा रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मन मेडिकल फील्ड में नहीं है। मेडिकल फील्ड में तभी आना और ड्रॉप भी तभी लेना, अपना साल तभी लगाना जब तुम्हारा मन हो। अगर मन नहीं है मेडिकल फील्ड में, आने का कोई मतलब नहीं है। मेडिकल फील्ड इज़ वेरी टफ इन सेंस ऑफ एजुकेशन। वो इंसान जिसका मन है मेडिकल फील्ड में, उसको पढ़ाई बहुत आसान लगती है। वो इंसान जिसका मन नहीं है मेडिकल फील्ड में, उसके लिए पढ़ाई बहुत 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 मुश्किल है। बिकॉज आगे एमबीबीएस की पढ़ाई भी पूरा
पूरा का पूरा बायोलॉजी है। अगर आपको बायोलॉजी पसंद नहीं है तो आप मेडिकल फील्ड में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे दिक्कत होती है, टाइम बर्बाद होता है, साल बर्बाद होता है, पीजी के लिए ड्रॉप्स हो जाते हैं, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, मेंटल प्रेशर होता है। इट्स बेटर कि आपका मन हो फील्ड में तो ही आप ड्रॉप लेना, नहीं हो तो बिल्कुल मत लेना। और नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने लेने हैं, 2 3 4, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल कंडीशन पर, आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। फुल ड्रॉप लेने के बजाय कई लोग हैं जिनकी मजबूरी है कि जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, पार्शियल ड्रॉप भी आप ले सकते हो। पार्शियल ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले जैसा ज़माना नहीं रहा, ये ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है। कहीं पर एक आप डिग्री ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। देखो, फुल ड्रॉप को मैं पहले सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, वो सबसे अच्छी चीज़ है। नहीं कर पा रहे हो, आपकी मजबूरी अटक ही रही है, आपके साल बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं, पार्शियल ड्रॉप लेना भी एक इक्वली वायबल ऑप्शन है। आप कहीं पर एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद आप अपना कॉलेज साइड में थोड़ा थोड़ा मेंटेन करते रहते हो, क्योंकि पूरा एजुकेशन आजकल ऑनलाइन है, तो आप घर बैठ करके तसल्ली से पढ़ सकते हो, उसमें भी पेपर निकाला सकता है। इट्स नॉट वेरी बिग डील। मैंने पीजी के लिए पार्शियल ड्रॉप लिया था, नौकरी करते करते मैंने एग्जाम की तैयारी की थी और पेपर निकल गया था। सो आई नो कि जब मेरी उम्र में आके ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है आफ्टर एमबीबीएस, तो आपकी उम्र में तो 101% पॉसिबल है। यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम, इट्स 100% पॉसिबल। ओके, बहुत सारे अदर कोर्सेज जो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो बच्चों के थ्रू ही जो मुझे पता चला वो मैं बता रहा हूँ कि जो और कोर्सेज के लिए बच्चे सोचते हैं, बी फार्मा इज़ ए गुड ऑप्शन। बीडीएस, कई लोग बीडीएस पीछे पीछे के रैंक तक पे मिल जाता है। बीपीटी, CU8 देते हैं शायद बच्चे एमएससी के लिए, बीएससी के लिए, ठीक है। आइसर फॉर रिसर्च पर्पजेज, ठीक है, बीएससी हो गया। BAMS, BHMS, ठीक है, BUMS, बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं जो मेडिकल फील्ड में होते हैं। नर्सिंग का कोर्स होता है, ये आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। कई लोग बायोटेक करते हैं। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज थिंग्स, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, रेस्ट करो। कुछ लोग हैं और अभी बहुत सारे फॉर्म्स निकल रहे होंगे जिन लोगों ने सोच लिया कि अल्टरनेट फील्ड में उनको जाना है या पार्शियल ड्रॉप लेना है। सो थोड़ा सा आप पता करना चीज़ों को शुरू करो, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अगर किसी ने मान लो BSc नर्सिंग कर रखी है या बी फार्मा कर रखा है, उन लोगों से आप बात करो, वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे फील्ड के बारे में। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, रोज़ नए ऑप्शंस निकल रहे हैं, AI का टाइम आ रहा है, बहुत सारे फील्ड्स और भी हैं। आप लॉन्ग टर्म की अपनी थिंकिंग के हिसाब से सोच के चलो। अगर आज आपको BSc भी करनी पड़ती है तो ये मत सोच के चलो कि इट्स बैड, क्योंकि कल को आप UPSC की तैयारी कर सकते हो, कल को आप IIM के लिए जा सकते हो। आपको ग्रेजुएशन आपको कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा लाइफ में। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क। दिस वॉज वन एग्जाम, इट्स नॉट एवरीथिंग। You will get multiple options in life in the upcoming time if you keep working hard, if you keep going in the right direction with right speed, ultimately you will reach your destination। चाहे कोई सा भी हो, आपने जो भी सोच रखा होगा आप अपनी लाइफ में अचीव कर लोगे, ठीक है। आइदर बीइंग अ डॉक्टर, या तो डॉक्टर बन के या बिना डॉक्टर बने, लेकिन आप अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल अचीव कर लोगे। सो कीप वर्किंग हार्ड, कम्युनिकेट विथ मी इफ़ यू नीड एनी हेल्प। जो बच्चे जिनका बिल्कुल ही फिक्स है कि उनको ड्रॉप लेना ही है और वो अगले साल के लिए 2027 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा चाह रहे हैं, उसके लिए वो मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी कैन वर्क समथिंग आउट। बट ओवरऑल खुश रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मस्त रहते हुए अपना जीवन आगे का बिताना है। थैंक यू।